गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं यूपी बोर्ड कक्षा 8 के बच्चों को विज्ञान विषय से इकाई 2 जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुओं को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ज़रा देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, यानी ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई हैं उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ हो रही है, इस बारे में हम जानेंगे। फिर संश्लेषित रेशे, इसके बाद है प्लास्टिक के प्रकार, गुण, कांच, मृत्तिका एवं उनके उपयोग, साबुन। तो चलिए बच्चों, अभी मैंने बताया आपको मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं और इनकी क्या उपयोग है। तो मैंने बताया था कि मानव निर्मित वस्तुएं मनुष्य ने बनाई हैं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई हैं उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए, संश्लेषित रेशे क्या हैं? ऐसे रेशे जो मनुष्य ने बनाए हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। अर्थात रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। नेक्स्ट है प्लास्टिक के प्रकार और गुण तथा उनके उपयोग के बारे में इस पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर कांच कैसे बनाई जाती है और इतनी सुंदर कलरफुल कांच कैसे बनती हैं। जैसे कांच की चूड़ियाँ भी देखी होंगी ना आपने, अलग अलग कलर की आती हैं और बहुत सारी कांच की चीज़ें जो है कलरफुल होती हैं। आखिरकार वो कलरफुल कांच की चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। मृत्तिका एवं उसके उपयोग क्या हैं, इस पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे। और साबुन जो हम लोग यूज करते हैं कपड़ा धोने में, नहाने में, ये कैसे बनता है और ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम इस पॉइंट में जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है बच्चों कि जो यूनिफॉर्म पहनकर आप स्कूल जाते हैं उसे किसने बनाया है? कपड़ा बड़ी बड़ी मिलों में मशीनों के द्वारा मनुष्य ने बनाया है। आपके माता पिता इसे खरीद कर दर्जी के लिए ड्रेस तैयार कराते हैं। इसी प्रकार जूता, मोजा, बेल्ट, बस्ता आदि किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाए हैं। कागज की लुगदी से कागज, रबर के पौधों से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी या प्लास्टिक से पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्यों के द्वारा तैयार किया जाता है। ये सभी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। कहने का मतलब है जो भी हमारे यूज की चीज़ें हैं बच्चों, वो सब मनुष्य के द्वारा ही बनाई जाती हैं और इसीलिए इन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। जैसे देखिए, आप चित्र में देखिए, ये जो चित्र देखिए आप, ये चित्र है ना, इसको देखिए, गौर से देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? ग्लास है ना, और ये फैन, टेबल, साइकिल है ना, और ये कप प्लेट, मटका, ये ड्रेस, कपड़े, ये सब कहाँ बनते हैं या किसने बनाया? ये कारखानों में बनते हैं और कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है ना। और जो चीज़ें मनुष्य बनाता है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। चलिए बच्चों, इसी तरह से देखिए, गांव कस्बों में रहने वाले किसान अपने कृषि कार्य के लिए हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि लोहार के यहाँ से या बाजार से खरीद कर लाते हैं। इसे सब मनुष्य ही बनाते हैं। ये सभी मानव द्वारा निर्मित हैं। सभी प्रकार के बर्तन, घड़ी, साइकिल, स्कूटर, कुर्सी, मेज, फर्नीचर आदि दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं मानव निर्मित हैं। मैंने क्या बोला था कि जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो सभी मनुष्य ने ही बनाई है, इसलिए इन चीज़ों को, इन वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहेंगे या कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आपके चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज आदि सभी प्रकृति ने दिए हैं। आप बताइए, क्या इन चीज़ों को मनुष्य ने बनाया है? जैसे जीव जंतु मनुष्य ने बनाए क्या? पेड़ पौधे मनुष्य ने बनाए क्या? मिट्टी या खनिज क्या मनुष्य ने बनाया? नहीं, ये सभी नेचर ने दिए हैं, अर्थात इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं।
अब देखिए, मकान, गाड़ी, साइकिल, खिलौना, साबुन, कपड़ा, उर्वरक, कांच आदि भी क्या प्रकृति प्रदत्त हैं? बताइए बच्चों, क्या ये भी प्राकृतिक चीजें हैं? उत्तर है नहीं, ये सभी मनुष्य ने बनाई हैं, अर्थात ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। आगे देखते हैं बच्चों, मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है? प्रकृति में हमें अनेक संसाधन प्राप्त हैं, यानी प्रकृति से हमें बहुत सारे संसाधन प्राप्त हैं, लेकिन मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों बच्चों? इसका जवाब हम आगे देखेंगे। आपको पता है कि आदिकाल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, यानी कम थी आवश्यकताएं। उनका जीवन प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर था। सभ्यता का विकास, जनसंख्या वृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती गईं, जिनकी पूर्ति करना प्राकृतिक संसाधनों द्वारा असंभव था। अतः मनुष्य ने अपनी बुद्धि कौशल से अनेक वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार मानव निर्मित वस्तुओं का विकास होता गया। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास है। यानी मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र तथा आवास है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति क्या प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संभव है? आइए मनुष्य की प्रमुख आवश्यकता भोजन, वस्त्र, आवास हेतु उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं की चर्चा करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। वस्त्र, देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि शरीर को ढकने तथा सुरक्षा के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? हम जानते हैं कि शरीर को ढकने के लिए क्या चाहिए बच्चों? कपड़ों का उपयोग किया जाता है। हम कपड़ों में हम क्या क्या यूज करते हैं? पैंट, शर्ट, कुर्ता, साड़ी, सलवार, पायजामा, जांघिया, बनियान आदि का उपयोग करते हैं। फिर आगे मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुसार, ये तो आपके गर्मी की ड्रेसेस हो गए, लेकिन अब सर्दी में क्या करें? सर्दी से बचने के लिए किस प्रकार के कपड़ों की ज़रूरत होती है? ऊनी कपड़ों की ज़रूरत होती है, जैसे स्वेटर, शॉल, कार्डिगन, कम्बल, लोई आदि का प्रयोग करते हैं सर्दियों में। अब क्या आप बता सकते हैं कि ये वस्त्र किस प्रकार तैयार किए जाते हैं बच्चों? सूती वस्त्र कपास के रेशे से, यानी आपने कपास के बारे में तो सुना ही होगा। कपास का जो झाड़ होता है उसके फल से, यानी मैच्योर फल के फटने पर कॉटन निकलती है, यानी कपास के फल से कॉटन प्राप्त किया जाता है। सूती वस्त्र कपास के रेशे से। ऊनी वस्त्र ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। तो वैसे यूजुअली हम भेड़ के बालों से ऊन के बारे में बताएंगे, यानी ऊनी वस्त्र जो है भेड़ के बालों से बनाए जाते हैं या संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना। आजकल क्या है, मनुष्य नायलॉन, टेरिलीन को डेक्रान भी बोलते हैं, पॉलिस्टर धागों से बने वस्त्रों का अत्यधिक प्रयोग कर रहा है। ये धागे संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। इन धागों से निर्मित वस्त्र अधिक आकर्षक एवं टिकाऊ होते हैं। जैसे आप जानते हैं बच्चों, संश्लेषित रेशों से बने कपड़े जो हैं उनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आप पहन कर बोर हो जाते हैं, लेकिन वो फटते नहीं और उनका कलर भी बाकायदा ब्राइट रहता है। जबकि कॉटन के कपड़े लगभग अच्छी तरह से वो 6 महीने तक चलते हैं, इसके बाद वो फैड होने लगते हैं और जल्दी फट भी जाते हैं। तो संश्लेषित रेशों की ये खासियत है कि वो उनकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है और कलर भी बहुत आकर्षक या ब्राइट रहते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है भवन निर्माण। अभी आपने वस्त्र के बारे में जाना, आप देखेंगे भवन यानी घर के बारे में देखेंगे। भवन निर्माण में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में हम जानेंगे। अपने आसपास आपने भवन बनते जरूर देखे होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि भवन निर्माण में किन किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? भवन निर्माण में ईंट, पत्थर, लोहे के गर्डर, सरिया, सीमेंट, मोरंग, बालू, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इनमें ईंट, सरिया, गर्डर, सीमेंट,
मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सीमेंट से दीवार की जुड़ाई, प्लास्टर, स्लैब तथा फर्श आदि बनाने के पश्चात कुछ दिनों तक लगातार पानी का छिड़काव उनकी मजबूती के लिए किया जाता है। कुछ और भी जाने बच्चों। आखिर प्लास्टर बनाने के बाद या फिर फर्श बनाने के बाद उसमें कम से कम 7 दिन तक पानी क्यों डाला जाता है, अर्थात तराई क्यों की जाती है? देखिए इसका कारण, पानी के लगातार छिड़काव करने से सीमेंट में क्या होता है, सीमेंट में रबे के समान क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल आपस में गुंथकर सीमेंट को कठोर और मजबूत बनाते हैं। इस क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। इस कारण मकान अथवा इमारतों को बनने के पश्चात लगभग 1 सप्ताह तक छिड़काव यानी पानी की छिड़काव की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा न किया जाए तो ये रासायनिक क्रिया पूरी न होने के कारण मकान कमजोर पड़ जाता है। और पानी छिड़कने का एक अन्य लाभ यह होता है कि दीवार या फर्श की बाहरी सतह पहले सूखती है, ठीक है ना, बाहरी सतह पहले सूखती है तथा भीतरी सतह बाद में। यदि ऐसा न हो तो भीतरी सतह के सूखने से बनी जलवाष्प बाहर निकलने के प्रयास में पहले से सूख चुकी बाहरी सतह में दरार उत्पन्न कर देगी। ठीक है ना बच्चों, तो आपको समझ में आया मकान बनने यानी प्लास्टर होने के बाद या फर्श बनने के बाद उसमें कम से कम 7-8 दिन तक पानी क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सीमेंट में क्रिस्टल के समान, सीमेंट में सुई के समान क्रिस्टल बनते हैं जो आपस में गुंथ कर सीमेंट को और मजबूत कठोर बनाते हैं। और ये क्रिया लगभग 1 सप्ताह तक पूरी होती है। इस प्रकार मकान या इमारतों को बनाने के पश्चात 1 सप्ताह तक पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर मकान या इमारतें जो है उनके फर्श या फिर प्लास्टर कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए बच्चों, घरेलू कार्य में क्या है, जैसे स्नान करना, कपड़े धोना, दांतों की सफाई, भोजन पकाना, मकान की सफाई एवं सजावट, सिलाई बुनाई, घरेलू कार्य, इन सभी कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। विभिन्न कार्यों में उपयोग आने वाली मानव निर्मित वस्तुओं के नाम तालिका 2.2 में लिखिए। इसको आप पूरा करिएगा। कपड़े धोने का कार्य जो है कौन करता है, जैसे उपयोग की जाने वाली मानव निर्मित वस्तुएं। कपड़े धोने में साबुन का प्रयोग होता है, डिटर्जेंट, बाल्टी, टब आदि का प्रयोग होता है। भोजन पकाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आपको लिखना है, सिलाई में और घर की सजावट में, बुनाई में आदि। आगे देखते हैं बच्चों, सीमेंट, पेंट, प्लास्टिक, कांच एवं धातुओं से बने बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के उपकरण आदि अनेक मानव निर्मित वस्तुएं हैं जिनका दैनिक जीवन के कार्यों में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं सो वो सारी चीज़ें मनुष्यों ने बनाई हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट घ पॉइंट है कृषि कार्य में। अब कृषि कार्य में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो भी मनुष्यों ने ही बनाई हैं और बड़े पैमाने पर कारखाने में बनी हैं। ठीक है ना। जैसे कृषि कार्य में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं के नाम हैं, जैसे हंसिया है, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि। खेत जोतने के लिए, फसल काटने, सिंचाई करने, मड़ाई करने आदि कृषि कार्यों में मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। औषधियों में, दवाइयों में क्या है, बीमार पड़ने पर आमतौर पर आप औषधियों का उपयोग करते हैं ना। मानव प्रकृति में उपलब्ध पेड़ पौधों एवं जड़ी बूटियों से निर्मित औषधियों का उपयोग सदियों से करता चला आ रहा है। आजकल क्या है, अनेक रोगों से संबंधित औषधियों का निर्माण विभिन्न रसायनों से भी किया जाने लगा है। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, तपेदिक, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों की भी एंटीबायोटिक्स दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। किसी औषधि का उपयोग करने से पहले
डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। परामर्श के बिना किसी भी औषधि का प्रयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट जो है, अब संश्लेषित रेशों के बारे में हम जानेंगे। संश्लेषित रेशे यानी जो मनुष्य ने बनाए हैं वो कौन से रेशे हैं? देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रान, रेयान आदि मानव निर्मित रेशे हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन करें। देखें, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन आदि से बने वस्त्र सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। इन्हें बारी बारी से फाड़ने का प्रयास करें। यानी आप नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिलीन और सूती के कपड़े की छोटे छोटे पीस को लें और सभी को जलाकर देखें क्या जलने में क्या अंतर है। इससे आपको पता चलेगा कि संश्लेषित रेशे जलने पर कैसे होते हैं और क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे जलने पर कैसे होते हैं। आगे है, देखिए, इसी प्रकार वस्त्रों को पानी से भिगोएं, पर नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन के वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं जबकि सूती वस्त्र देर में सूखते हैं। कहने का मतलब ये बात आपने बारिश में जरूर नोट की होगी कि बारिश के सीजन में जब आप कपड़े धोते हैं तो सूती वस्त्र को सूखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे देखते हैं प्लास्टिक। अब हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। आखिर प्लास्टिक क्या है? हम दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ जैसे बाल्टी, मग, दांत साफ करने का ब्रश आदि वस्तुएं प्लास्टिक की होती हैं। यह प्लास्टिक क्या है? रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जैसे एथिलीन, एसिटिलीन या उसके व्युत्पन्न आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। अब बैकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि सभी प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिकों के सामानों में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? कुछ प्लास्टिकी वस्तुओं को गर्म करने पर वे तुरंत यानी पिघल जाती हैं। क्या मतलब? कुछ प्लास्टिकी वस्तुओं को गर्म करने पर वे तुरंत पिघल जाती हैं, जबकि कुछ पर ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है। ठीक है ना बच्चों? जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघलने लगती है। ठीक है ना? आपने नोटिस किया होगा कि प्लास्टिक की बाल्टी में जब आप सपोज पानी गर्म करते हैं, इमर्सन रॉड से पानी गर्म करते हो, कई बार क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता तो वो प्लास्टिक की बाल्टी जो पिघल भी जाती है कई जगह पर, जहाँ से वो इमर्सन रॉड टच होती है वहाँ पर पिघलने लगती है। जबकि कुकर का हैंडल आदि आसानी से नहीं पिघलते हैं। जब ये भी प्लास्टिक का रूप है। प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, प्लास्टिक को 2 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक और नंबर 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोप्लास्टिक क्या है देखते हैं बच्चों। इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जा सकती है। इसी कारण थर्मोप्लास्टिक को पुनः चक्रण करके इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। कहने का मतलब थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक जो है गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर ये कड़क हो जाते हैं, लेकिन इनका दोबारा से यूज किया जा सकता है। इनको दोबारा गर्म करके पिघलाकर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, यानी इनका पुनः चक्रण करके इनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पॉलीथीन है। देखिए आप पॉलीथीन, जितनी भी पॉलीथीन है या प्लास्टिक के कुछ ऐसे सामान हैं जो पिघला कर जिन्हें दोबारा से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, वो थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना बच्चों?
थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि। अब थर्मोसेटिंग क्या है? थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक है जिसे गर्म करने पर तो मुलायम हो जाता है, पर ठंडा करने पर कठोर हो जाता है या खुरदरा हो जाता है, लेकिन इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता है। अर्थात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को दोबारा पिघलाकर यूज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं अब प्लास्टिक के बारे में देखिए, प्लास्टिक के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं आप देखते हैं। प्लास्टिक स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। प्लास्टिक का उपयोग जो है स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा, गोली, टिक्कियों को पैक करने के लिए या घाव को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने या विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय यंत्र। सेकंड पॉइंट है माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग किए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। टेफ्लॉन जो है एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। यानी टेफ्लॉन जो है नॉन स्टिक बर्तनों के ऊपर एक लेयर के रूप में चढ़ाया जाता है, जिसके कारण कोई भी खाद्य सामग्री उस पर चिपकती नहीं है बिना तेल के। ठीक है ना बच्चों। अब प्लास्टिक और पर्यावरण क्या है देखिए, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक का निस्तारण। अब पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया द्वारा खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। वो पदार्थ जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, उन्हें जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। आगे देखिए बच्चों, तालिका में क्या है। तालिका में कुछ अवशिष्ट के प्रकार हैं और उनको खत्म होने में लगा समय और पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ मतलब जैव निम्नीकरण है या जैव अनिम्नीकरण है, वो है। जैसे सब्जी है, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, ये लगभग 1 से 2 सप्ताहों में खत्म यानी सड़ जाते हैं, इसलिए ये जैव निम्नीकरणीय है। यानी ये सूक्ष्म जीवों को द्वारा सड़कर खत्म हो जाते हैं, इसलिए जैव निम्नीकरण कैटेगरी में आया है। कागज को सड़ने में कितना समय लगता है? 10 से 30 दिन। अब जो चीज़ सड़ जाती है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। सूती कपड़ा। अब सूती कपड़े को सड़ने में खत्म होने में कितना वक्त लगता है? 2 से 5 महीने। 2 से 5 माह में सूती वस्त्र खत्म हो जाता है, इसलिए ये भी जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी को सड़ने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, फिर ये भी जैव निम्नीकरण है। ऊनी वस्त्र को लगभग 1 साल, इसलिए ये भी जैव निम्नीकरण है। अर्थात जो चीज़ें सूक्ष्म जीवों द्वारा सड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उन्हें जैव निम्नीकरणीय, उन पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। अब टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष में खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है, क्योंकि ये जो है 100 से 500 वर्ष यानी बहुत समय लगा है इसको खत्म होने में, इसलिए ये जैव अनिम्नीकरणीय की कैटेगरी में आया है। अब रही बात प्लास्टिक की थैलियाँ कभी भी नहीं सड़ती हैं, अर्थात इसका टाइम निश्चित नहीं दिया है और इसलिए ये भी
जैव अनिम्नीकरण की कैटेगरी में रखा गया है इसको भी। प्लास्टिक की उपयोगिता, नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक की उपयोगिता। आइए दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में हम जानें। उपयोग, प्लास्टिक को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, प्लास्टिक जो हमारा है वो कितने रूपों में बांटा गया है, ये देखिए। प्लास्टिक नंबर 1 पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टायरॉन या थर्माकोल, मेलामाइन, बेकेलाइट और टेफ्लॉन, ठीक है ना। अब पॉलीथीन लास्ट है जो टेफ्लॉन। अब इनसे क्या क्या चीज़ें, ये प्लास्टिक के जो अलग कई रूप हैं उनसे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं ये हम देखेंगे। प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, न टूटने वाली बोतल बनाने में, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में, एक्रिलिक कार, ट्रकों की खिड़कियों को बनाने में, प्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में, स्टायरॉन या स्टायरॉन का दूसरा नाम थर्माकोल भी है और इसका प्रयोग पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में, मेलामाइन बर्तन बनाने में, ट्रे आदि बनाने में किए जाते हैं और बेकेलाइट बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन, हत्थे बनाने में किए जाते हैं। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन या नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मारोधी परत चढ़ाने में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। ये आपके प्लास्टिक के रूप हो गए हैं। नेक्स्ट है पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस एथीन अर्थात प्लास्टिक का एक उदाहरण है। पॉलीथीन जो है प्लास्टिक का उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम आता है। कुछ और भी जाने बच्चों। वर्तमान युग में प्लास्टिक एक आवश्यकता है। प्लास्टिक एक आवश्यकता है और आवश्यकता ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है इसकी। कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरो एथाइलीन का पॉलीमर है। टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर है। इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। टेफ्लॉन जो होती है जिससे जिसके द्वारा नॉन-स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं अर्थात बर्तनों पर एक लेयर चढ़ाई जाती है जिसका नाम है नॉन स्टिक लेयर और वो टेफ्लॉन की ही लेयर चढ़ाई जाती है। अब देखिए नॉन स्टिक तवा जो है उस पर डोसा बनाने पर डोसा तो सिक कर तैयार हो जाता है लेकिन वो टेफ्लॉन की परत नहीं पिघलती है क्योंकि उसका टेम्परेचर, उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है और टेफ्लॉन की परत अज्वलनशील होती है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। चेतावनी में देखिए बच्चों क्या है, चेतावनी में प्लास्टिक के बारे में ही चेतावनी दी जा रही है। प्लास्टिक जैसा कि हम सभी जानते हैं प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसका बहुत उपयोग होता है किंतु इसका दुरुपयोग भी बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। पॉलीथीन जलाने से धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्राय खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है और जानवर आकर के इसको खा लेते हैं और खाकर बीमार हो जाते हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सड़ गलकर नष्ट नहीं हो पाती है। उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियाँ आदि को यत्र तत्र फेंकने पर यह सीवर लाइन और नालियों में फंसकर प्रवाह को रोक देती है। यानी थैलियों को यहाँ वहाँ फेंकने पर होता क्या है, ये नालियों को चोक कर देती है, इसको बंद कर देती है जिससे पानी का प्रवाह रुक जाता है और पानी एक स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता है। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का सही उपयोग कर इसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। आइए बच्चों हम जाने कि कांच कैसे बनाया जाता है। चलिए इन चीज़ों को देखिए। पहले ये सारी कांच की चीज़ें हैं जैसे गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, शंकु फ्लास्क है, टेस्ट ट्यूब है, कीप है और प्रिज्म है, पर्दा है और साथ ही साथ दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी और चश्मा आदि मिरर वगैरह ये सब कांच के बने होते हैं। आइए इन सारी कांच की बनी चीज़ों को आपने देख लिया। इनमें से दिखाई देने वाली वस्तुओं के निर्माण में अधिकांशतः किस पदार्थ का उपयोग हुआ है बताइए बच्चों।
आप जानते हैं ये दिखने में सभी पारदर्शी हैं, है ना, अर्थात ये कांच की बनी है। सारे ये चीज़ जो आपने देखी वो सब कांच की बनी है। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेक रूपों में किया गया है। इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण तथा कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। प्लस कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका प्रयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में भी किया जाता है। कांच कोई यौगिक नहीं है बच्चों। जैसा यौगिक मतलब जो तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनता है ना, वो नहीं है, बल्कि कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण यानी विलयन होता है। साधारण कांच में क्या क्या होता है? सिलिका होता है, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। जो साधारण कांच होती है उसमें क्या क्या चीज़ें मिली होती हैं? एक सिलिका मिली होती है, सिलिका मिला होता है, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण यानी सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट मिला होता है। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण होता है साधारण कांच में। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है, कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है। कांच को गर्म करने पर नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस ना कह के अति शीतल द्रव कहते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखना है आपको। कांच क्या है? कांच एक अति शीतल द्रव है, ना कि ठोस। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है। अवयव मतलब अवयव जो मैंने अभी बताए थे, जैसे सिलिका है, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना, इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं कांच। आइए जाने कांच के प्रकार। साधारण या मृदु कांच। साधारण या मृदु कांच क्या है और इसके बनाने में कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं? देखिए, साधारण कांच या मृदु कांच को बनाने में सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाकर बनाया जाता है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है साधारण कांच या मृदु कांच के बारे में। साधारण कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका को मिलाने पर बनता है और इनका उपयोग यानी साधारण कांच का प्रयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। अब दूसरा है कठोर कांच। कठोर कांच में कौन कौन सी चीज़ें मिली होती हैं देखते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट, उसमें क्या था? सोडियम कार्बोनेट। साधारण कांच में सोडियम कार्बोनेट था और कठोर कांच में पोटेशियम कार्बोनेट। और चूना पत्थर तथा रेत। चूना पत्थर और रेत वही रहेगा, लेकिन चेंजिंग आएगी ये इसमें पोटेशियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट में। साधारण कांच में सोडियम कार्बोनेट और कठोर कांच में पोटेशियम कार्बोनेट होगा। बाकी चूना पत्थर और रेत कॉमन होगी, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? फ्लास्क बनाने में, बीकर बनाने में और परखनली तथा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। नेक्स्ट है प्लिंट या प्रकाशीय कांच। प्लिंट या प्रकाशीय कांच क्या है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट दोनों मिल गए, फिर बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करने से प्राप्त किया जाता है यानी बनाई जाती है। प्लिंट कांच जो है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि प्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच किन चीज़ों के मिलाने से बनता है, कौन से केमिकल मिलाने से बनता है और इनका उपयोग कहाँ होता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। प्लिंट कांच से प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं और दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी प्लिंट कांच के द्वारा बनाए जाते हैं। ये पॉइंट है, यानी दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए प्लिंट कांच या प्रकाशिक कांच। कुछ और भी जाने बच्चों। क्वेश्चन है, धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? बताइए, धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हम जानेंगे कि धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से, वैसे तो मोटी सी बात है कि धूप के चश्मे
धूप से बचने के लिए, धूल से बचने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है ना। इन चश्मों के कांच को थोड़ा सा इनका चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। यानी ग्लास जो है, चश्मे का ग्लास सीरियम ऑक्साइड मिले होने के कारण स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, ठीक है ना, रंगीन होने के कारण। लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ दिखाई न देने के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं। कहने का मतलब धूप में तो ये कलरफुल हो जाते हैं, जिससे आंखों को राहत होती है, लेकिन छाया में आने पर साफ नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल क्या चल रहा है, फोटोक्रोमिक कांच चल रहे हैं। फोटोक्रोमिक कांच के लेंस का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। फोटोक्रोमिक, देखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि आजकल जो चश्मा यूज किए जा रहे हैं वो उसमें फोटोक्रोमिक कांच लगा होता है या फोटोक्रोमिक कांच के लेंस लगे होते हैं। आखिर फोटोक्रोमिक कांच क्या है, इसमें क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। फोटोक्रोमिक कांच जो होता है इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर के सिल्वर और आयोडाइड बना देता है। विघटित होकर के सिल्वर और आयोडाइड में टूट जाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंस को गहरा रंग प्रदान करती है। सिल्वर की ये परत जो होती है वो गहरा रंग प्रदान करती है। छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। स्थायी रूप से रंगीन, हाँ तो बच्चों समझे कि जो हम धूप के चश्मे आजकल पहनते हैं वो किस कांच के बने होते हैं, फोटोक्रोमिक कांच के बने होते हैं। और उनमें क्या मिला होता है ऐसा, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कैसे कार्य करता है, सिल्वर आयोडाइड धूप में सिल्वर आयोडाइड में बट जाता है, विघटित हो जाता है और छाया में वापस दोनों ही संयोग कर लेते हैं, जिससे कैसा हल्का, यानी जिससे पहले की तरह अच्छा दिखाई पड़ने लगता है। चलिए अब देखिए, अब क्या है, स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को रंगीन कांच कैसे बनाए जाते हैं ये हमें देखना है। यानी स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिला देते हैं। धात्विक ऑक्साइड में जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड जो नीले रंग के लिए नीला रंग प्रदान करता है, कौन सा केमिकल, कोबाल्ट ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग बनते हैं। यानी नीले रंग का कलर लाना हो कांच में तो फेरिक ऑक्साइड मिलाया जाता है, हल्का नीला रंग, और क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरा रंग आता है। सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। क्या अब आप कांच से बनी रंगीन वस्तुओं जैसे चूड़ियों की बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं। कहने का मतलब जब भी परमानेंट कांच का कलर देना होता है तो कांच को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिला देते हैं, जिससे कलर परमानेंट आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मृतिका। मृतिका क्या है हम जानेंगे। मृतिका किसे कहते हैं, भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बने कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन करें। कहने का मतलब है आप कुम्हार के पास जाएं और उसके कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि को देखें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करता है। बर्तनों को बनाने के लिए कुम्हार जो है एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करता है, जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं और फिर इन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृतिका कहते हैं। तो बच्चों मेन पॉइंट क्या निकला, मृतिका किसे कहते हैं, पके हुए बर्तनों को ही मृतिका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। अब चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मिट्टी होती है। मृतिका मीन्स मिट्टी, ठीक है ना, चीनी मिट्टी जिसके कप प्लेट बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी एक प्रकार की सफ़ेद मृतिका है, सफ़ेद मिट्टी है। इससे चीनी मिट्टी के कप प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर
तथा बिजली के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। आपने घरों में देखा होगा फ्यूज के होल्डर चीनी मिट्टी के होते हैं ना। अब ये जो है ये कैसे बनती है चीनी मिट्टी, यानी चीनी मिट्टी कैसे बनाई जाती है। देखिए आग्नेय चट्टानों में फेल्सपार खनिज के क्षरण से एक प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छान कर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और इसे कुछ दिन के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली हो जाती है। आप इसे मनचाहे सांचों में ढाल कर खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन, टाइल्स आदि बनाए जाते हैं। इन्हें आकर्षक या सुंदर बनाने के लिए सुंदर बनाते समय मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिला दिए जाते हैं, जो कि इससे पहले जिन धात्विक यौगिक का जिक्र किया गया था ना, उन्हीं को मिला दिया जाता है। अब तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उस ताप पर पकाया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन भी पकाए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं पोरस होती हैं और इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जलरोधक वाटरप्रूफ बना देता है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम जानेंगे साबुन क्या है। साबुन क्या है जो हम रोज यानी अपनी डेली लाइफ में साबुन का यूज करते हैं। साबुन बच्चों कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। साबुन का नहाने में भी यूज किया जाता है, कपड़े धोने में भी यूज किया जाता है। तो साबुन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई के लिए। उसके बारे में जानेंगे। अभी तक आपने साबुन को यूज़ किया है, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं जाना कि साबुन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं, है ना बच्चों। चलिए साबुन क्या है। कुछ साबुन जो होते हैं औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का प्रयोग करते हैं उनमें क्या होता है, कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, ठीक है ना, कार्बोलिक अम्ल और गंधक, नीम का तेल आदि मिला देते हैं या मिले होते हैं। जो औषधि तेल होते हैं, जैसे कि किसी को स्किन का प्रॉब्लम है तो वो औषधि साबुन का यूज करेगा। वो औषधि साबुन में क्या क्या मिला होता है, कार्बोलिक एसिड मिला होता है, कार्बोलिक एसिड, गंधक और नीम का तेल आदि मिला होता है। रासायनिक रूप से साबुन में क्या होता है, रासायनिक रूप से साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। यानी साबुन को बनाने में क्या क्या चाहिए, तेल चाहिए, है ना, वसीय अम्ल चाहिए, और क्या चाहिए, सोडियम या पोटेशियम के हाइड्रॉक्साइड, है ना। इन चीज़ों की पारस्परिक क्रिया द्वारा क्या बनता है, साबुन। अब हम देखेंगे अपमार्जक क्या होते हैं। अपमार्जक को डिटर्जेंट भी कहते हैं। क्या अपमार्जक के बारे में आप जानते हैं बच्चों, बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। बाजार से जब आप कपड़ा धोने के साबुन खरीदने जाते हैं तो दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं रहता है। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। आपने कभी सोचा है कि डिटर्जेंट क्या है? आपने कभी सोचा है कि यह डिटर्जेंट क्या है ना। यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यानी डिटर्जेंट जो होता है कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है ना। यह कपड़ा धोने में बहुत ही अच्छा काम करता है ना, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। आप जानते हैं कि पहले के समय साबुन से कपड़े धोए जाते थे, तो उसमें साबुन को घिसने में भी टाइम लगता था और इतना अच्छा वर्क नहीं करता था। साबुन जो होता था वो मृदु यानी सॉफ्ट वाटर में झाग देता था, बट हार्ड वाटर में झाग कम देता था। लेकिन डिटर्जेंट में ऐसा कुछ नहीं है। डिटर्जेंट हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में ही अच्छे से वर्क करता है और इसको घिसने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो डिटर्जेंट
कितना उपयोगी होता है, आज हम जाने, है ना बच्चों। चलिए, अब साबुन, जैसा कि इसमें बोला है, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देता है ना, और इनसे कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। तो बच्चों, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, इस पर नज़र डालते हैं। हमारे चारों, देखिए पॉइंट नंबर 1 है, हमारे चारों दिखाई देने वाले जीव जंतु, पौधे आदि प्रकृति प्रदत्त है, यानी हमें नेचर ने दिए हैं। बर्तन, नेक्स्ट पॉइंट है, बर्तन, साइकिल, कार आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। और नेक्स्ट है, सूती रेशों एवं संश्लेषित रेशों से सूती वस्त्र तथा नायलॉन टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण होता है। कहने का मतलब सूती रेशों एवं संश्लेषित रेशों से सूती वस्त्र तथा नायलॉन टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण होता है। कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक, नंबर 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड नेक्स्ट है साधारण कांच, कठोर कांच, फ्लिंट कांच, कांच के प्रकार हैं। और लास्ट वन है अपमार्जक, कठोर जल के साथ झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो बच्चों, ये लेसन कितना इंटरेस्टिंग था, है ना। और आई थिंक आपको लेसन के हर पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न लेकर आऊँगी। ओके बाय।